ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ट्रेड्स मैंने ली थी जिनका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं कि कैसे हमने मार्केट में प्राइस को देखा, कैसे हमने स्ट्रक्चर को देखा, कैसे हमने अपना एंट्री डिसीजन लिया, क्यों हमने यहाँ से यहाँ तक सेल का सोचा मार्केट में, और क्यों यहाँ से यहाँ तक लेके बाय का सोचा। क्या इसके पीछे साइकोलॉजी थी, कैसे हम लोगों को स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, कैसे हमें प्राइस को देखना चाहिए, कैसे इंड्यूसमेंट को समझना चाहिए, और कैसे समझना चाहिए कि मार्केट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इंड्यूस कर सकता है बाय और सेल के लिए। तो इनका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। आई होप कि आप इसको समझेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है। और दूसरी बात कि जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो अपना रियल मनी इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें उस चीज को, देन उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं देन ओके, नहीं मिल रहे हैं तो मोर प्रैक्टिस है ना, और प्रैक्टिस की जाए। तो अभी हम लोग चार्ट पे जा रहे हैं और चार्ट पे जाने के बाद इसको समझते हैं कि क्यों हमने ये डिसीजन लिए थे बाइंग और सेलिंग के। ओके। तो ये वो एरिया है जहां मैंने डिसीजन लिया, जीबीपी यूएसटी का ये आपका चार्ट है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है। हमने कैसे समझा मार्केट में कि मार्केट यहाँ से जो नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा, एंड ड्रॉप करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो जैसा कि इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम सब लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, वो एक अप ट्रेंड मार्केट है। तो अगर ये अप ट्रेंड मार्केट है, सबसे पहली बात आप लोगों को सीखनी चाहिए कि अगर कोई मार्केट अप ट्रेंड है, अगर मान लो किसी समय में मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्यों हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात आपकी ट्रेडिंग में कि हमें जब तक किसी भी टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव नहीं पता चलेगा तो हम अपने एंट्री डिसीजन नहीं बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखो, पेशेंस तो हम सब लोगों को करना पड़ता है, बट इसके बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अभी जैसे कि मान के चलो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो सबसे पहले अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका लास्ट हायर लो पॉइंट किधर है। सबसे पहले चीज हमें वो फाइंड करनी पड़ती है कि इसका लास्ट हायर लो पॉइंट किधर है। जैसे कि स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा छोटा करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग बोल रहे हो कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और उसके बाद मार्केट इधर अप ट्रेंड में है। तो क्या इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने हमें कोई हायर लो क्रिएट करके दिया, या मार्केट जस्ट पुल बैक क्रिएट करता ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट अब अपने आप को ट्रेंडी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। अब अगर वो हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेको स्ट्रक्चर कर रहा है, इट मीन सबको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें बाइंग के डिसीजन ही लेने चाहिए। बट क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे लें और कैसे ट्रेड को मैनेज करें। ठीक है, किस प्रकार से हम मार्केट को देखें। तो अब हम इसको सबसे पहले मैप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद जो ये आपका लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, उसके बाद मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करके दिया। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्लियरली देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक्स क्रिएट किए हैं, फिर उन पुल बैक्स को ब्रेक करके और अपना ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू उन्होंने किया हुआ है। तो लास्ट ब्रेको स्ट्रक्चर हम इधर लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ये अपना लास्ट ब्रेको स्ट्रक्चर, और जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ये लास्ट डिमांड जो थी इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि मार्केट ने हमें हायर लो प्रोवाइड किया बट डिमांड को ब्रेक करके। तो इसलिए हमने क्या बोला कि वो भी एक इंड्यूसमेंट हायर लो है, मतलब एक हायर लो तो है बट वो भी पॉइंट कहीं ना कहीं हमें इंड्यूस कर सकता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटीमेंट हमें अपने डिसीजन बनाने हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने फिर से रिट्रेस किया और वो फेल हुआ अपने ओरिजिनल प्राइस को मिटिगेट करने में। ठीक है ना। क्योंकि हायर लो यहाँ क्रिएट किया है, और हायर लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने जब रिट्रेस किया, मार्केट ने पुल बैक लिया, तो वो कभी भी अपने एरियाज को मिटिगेट नहीं कर पाया। तो इसलिए हमने क्या बोला कि ये वाला पॉइंट हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बना। ठीक है ना। हमने बोला कि ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट अगेन अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, फिर से उसने रिट्रेस किया, फिर से वो फेल हुआ अपने ओरिजिनल प्राइस को मिटिगेट करने के लिए। फिर से उसने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो हमें ये पॉइंट भी क्या मार्केट ने क्रिएट करके दिया, इंड्यूसमेंट। एंड इंड्यूसमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों इन पुल बैक्स को, और पुल बैक का मतलब हमें पता ही है कि जैसे हमने पुल बैक की क्लासेस में पढ़ा है
कि पुल बैक, जब अप ट्रेंड में पुल बैक क्रिएट होते हैं तो वो हमें डिमांड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब वो डिमांड इंड्यूसमेंट है या हमारे लिए फ्लिप जोन है या हायर लो है, उसके लिए हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा देख पा रहे हैं कि मार्केट ने फिर से एक पुल बैक क्रिएट करके फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, और यहाँ जाके फिर से हाई क्रिएट किया है, फिर वो रिट्रेस कर रहा है, और वो फेल हो रहा है अपने डिमांड जोन को मिटिगेट करने में, इंड्यूसमेंट को ब्रेक करने में। इस इसका मतलब कि हमें फिर से एक इंड्यूसमेंट पॉइंट मार्केट में क्रिएट करके दिया जा रहा है, राइट। उसके बाद फिर हमें दिख रहा है कि मार्केट फिर रिट्रेस कर रहा है, और फिर वो अपने डिमांड जोन को मिटिगेट करने में, ब्रेक करने में फेल हो रहा है, फिर से वो क्या कर रहा है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो इट मींस कि ये भी हमारे पॉइंट्स में क्या है, एक इंड्यूसमेंट जोन है। और इंड्यूसमेंट का मतलब कि एक ऐसा डिमांड जोन जो हमें बाइंग के लिए इंड्यूस करेगा, ठीक है ना, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, मार्केट में स्टॉक हंट किए जा सके। तो हमें सोचना है कि क्या हमें इन डिमांड जोन से इन फ्यूचर डिसीजन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि किसी की नजर में ये सपोर्ट जोन हो सकता है, ठीक है ना। एक काइंड का आपका ट्रेंड लाइन जोन हो सकता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट मार्केट में आप लोग बोल सकते हो कि एक काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो फर्स्ट टच है, सेकंड टच है, एंड थर्ड टच पे मैं यहाँ से बाय की कोशिश करूंगा। बट आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये डिमांड जोन जो क्रिएट किए हैं मार्केट में, वो किस लिए किए हैं। क्या ये डिमांड जोन किसी बायर्स और सेलर्स के बीच में कोई एक्सचेंज पॉइंट है, या जस्ट बिना सप्लाई और डिमांड के मार्केट ने पुल बैक्स क्रिएट किए हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या है, ठीक है ना। तो अभी इतने स्ट्रक्चर को हमने रीड किया, इतने स्ट्रक्चर को रीड करने के बाद में हमने बोला कि एक मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो रिट्रेसमेंट आई थी। तो प्रीवियस में हमें जरूर चेक करना पड़ता है कि प्रीवियस में जो प्राइस था मार्केट का, उसने उस प्राइस के साथ कैसे इंटरेक्ट किया और हमें क्या प्रोवाइड किया मार्केट में। तो एक ये आपका इधर रिट्रेसमेंट यहां से भी आई थी, ठीक है। उसके बाद रिट्रेसमेंट मार्केट में यहां से भी आई है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी है जहां से मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है, और एक पॉइंट ये है जहां से मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है, और एक ये पॉइंट है जहां पे अभी करंट मार्केट पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है, हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट मार्केट में क्रिएट की जा रही है ये किस कारण की जा रही है, ठीक है ना। उसके बिना हम मार्केट को लिटरली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, किसी भी स्ट्रक्चर को हम ट्रेड नहीं कर सकते। हालांकि हमें पता है कि वो अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है तो हमें बाइंग के डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। तो रिट्रेसमेंट में क्या हम सेल भी कर सकते हैं? यस, रिट्रेसमेंट में सेल भी कर सकते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, बट वो किस डिमांड से करेगा, किस डिमांड को वो ब्रेक करेगा, कहाँ से बायर्स को इंड्यूस किया जाएगा, कहाँ सेलर को इंड्यूस किया जाएगा। अगर उसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे मार्केट में। तो अभी जैसे कि हम इनको जो है बैक साइड में ड्रैग करके देख लेते हैं कि मार्केट ने प्रीवियसली क्या किया था, ठीक है ना। वो क्यों देखना जरूरी है वो भी में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हम इनको चेक कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो एक बार हम इनको लगा लेते हैं फटाफट से। ओके, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया है, ठीक है, और इनको भी लगा लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जब मार्केट में रिट्रेस आई तो किस जोन के साथ उसने इंटरेक्ट किया, हमें ये भी फाइंड आउट करना जरूरी है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो प्रीवियसली आप सब लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास में एक काइंड का सप्लाई जोन इधर भी है, ठीक है। ये वाला, ये एक सप्लाई जोन है हमारे पास में, और ठीक है, तो इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। और इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जब मार्केट इस सप्लाई के अंदर गया था तो सिर्फ जो मिटिगेशन हुआ है उस सप्लाई जोन का वो 20% हुआ है। इट मींस कि उस सप्लाई के अंदर जितने भी ऑर्डर्स थे उनको सिर्फ 20% ही फिल किया गया मार्केट में, बट 80% क्या है, अभी भी रिमेनिंग है उधर। तो अब इंटरेक्ट क्या हुआ है, ठीक है ना। जब सेलर्स गए हैं तो उन्होंने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है, स्ट्रक्चर का फिर से ब्रेकआउट किया है, एंड फिर जब अगेन सारे ऑर्डर्स को फुलफिल किया गया तब हम ये कह सकते हैं कि ये वो डिमांड जोन था जिन्होंने सेलर्स के साथ में एक्सचेंज किया अपने ऑर्डर्स को। तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया फ्लिप जोन। तो हम अगर ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमें लिटरली पता नहीं चलेगा कि वो जो पुल बैक है वो कोई फ्लिप जोन है या वो कोई इंड्यूसमेंट है। उससे हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें कंटिन्यू कहां से करना है। तो अभी जो है इस इंड्यूसमेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ पे अपना फ्लिप जोन लिख देते हैं, ठीक है ना। फ्लिप जोन बेसिकली मतलब है कि ऐसा जोन जहां बायर्स और सेलर्स ने अपने ऑर्डर्स को एक्सचेंज किया था और मार्केट को कंटिन्यू किया था।
तो ये वाला वो जोन है जहां से मार्केट ने कंटिन्यू किया था। ठीक है, नीचे वाला जोन हम कह रहे हैं कि प्रॉपर जो है मिटिगेशन नहीं था, ठीक है ना। तो वो देखने के लिए हमने ये किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका वापस ब्रेको स्ट्रक्चर लिख देते हैं और अपनी जो है इसको ट्रेंड लाइन को पीछे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं ब्रेको स्ट्रक्चर। ब्रेको स्ट्रक्चर क्यों लिखा है, इससे हमें ये पता रहेगा कि मार्केट ने इधर फ्लिप जोन क्रिएट किया था, बायर्स और सेलर्स के बीच में इधर इंटरेक्शन हुआ था। तो ये वो जोन है जहां उन्होंने अपने ऑर्डर्स को एक्सचेंज किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम इस ऊपर वाले पुल बैक को देख रहे हैं कि ये क्यों आया था। ठीक है, तो इसको जूम करके देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एक और सप्लाई जोन था, ठीक है। बट उन्होंने क्या नहीं किया, उस सप्लाई को मिटिगेट ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये पुल बैक मार्केट में जो क्रिएट किया है, ये जो डिमांड मार्केट ने क्रिएट की है, तो यहां क्या लिख देते हैं, प्राइस नो प्राइस एक्शन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, कैपिटल इनको कर देते हैं, नो प्राइस एक्शन ऑन द लेफ्ट। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि लेफ्ट में जब ये पुल बैक आया, जब रिट्रेसमेंट मार्केट में आई और ट्रेंड को कंटिन्यू किया गया, तो जो डिमांड मार्केट ने बनाई है, वहां लेफ्ट में किसी भी सेलर के साथ में कोई ऑर्डर्स को एक्सचेंज नहीं किया गया है। इसलिए हमने क्या बोला कि ये क्या है, एक इंड्यूसमेंट जोन है, ठीक है ना। इसलिए हमने बोला कि ये वाला जोन जो है हमें इंड्यूस कर सकता है बाइंग के लिए, बट हमें डिसीजन लेना है या नहीं लेना वो हमारे ऊपर है इंड्यूसमेंट जोन से। क्योंकि जब तक टारगेट का नहीं पता होगा तो हम नहीं बोल सकते कि मार्केट इंड्यूसमेंट से भी ट्रैप कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब इस हाई को हम लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है, ये हाई कहाँ पे था, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, हमने इसमें लेफ्ट में किया, तो लेफ्ट में आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट में कोई भी सप्लाई नहीं है। इससे ऊपर वाला भी रिएक्शन देख लेते हैं पुल बैक का। यहाँ पे भी आप कह रहे हो कि कोई सप्लाई नहीं है, और यहाँ पे भी हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ओके, इधर हमें एक सप्लाई मिली है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये क्या है, ये एक काइंड ऑफ पुल बैक है, जिसे हम इनवैलिड पुल बैक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक इनवैलिड पुल बैक का मार्केट में, बट इनवैलिड पुल बैक भी अपने अंदर एक डिमांड क्रिएट करता है। तो जब वो डिमांड क्रिएट कर रहा है और उस लो को, पर्टिकुलर कैंडल के लो को वो ब्रेक करने के लिए आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट ने हमें इधर भी एक फ्लिप जोन क्रिएट करके दिया था, और ये उसका ओरिजन था, ठीक है ना। बट एक्चुअल में वो जो पुल बैक है वो इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना। मार्केट का टारगेट अगर है उसको ग्रैब करना, तो उसके अंदर जो फ्लिप जोन है उससे हम रिट्रेसमेंट की मार्केट से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपना जोन ऊपर लगा लिया, तो यहां हमने क्या लिख दिया, नो प्राइस एक्शन ऑन द लेफ्ट, ठीक है, नो प्राइस एक्शन ऑन द लेफ्ट। और सेम थिंग हम नीचे वाले के लिए लिख देते हैं, नो प्राइस एक्शन ऑन द लेफ्ट, राइट। ओके, तो अभी हमें इसमें क्या पता चला कि मार्केट ने जो हमें ये तीन पुल बैक प्रोवाइड किए हैं, ये तीनों के तीनों हमारे लिए किस चीज का काम करेंगे, इंड्यूस करने का काम करेंगे मार्केट में बायर्स और सेलर्स को, ठीक है ना। तो हमें इनसे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी क्रिएट करने के भी काम आते हैं, ठीक है। तो हमने इधर लगा लिया कि ये भी हमारा एक इंड्यूसमेंट डिमांड है, और उसके बाद ये भी हमारा एक इंड्यूसमेंट डिमांड है, ठीक है। तो हमने अपने डिमांड जोन को यहाँ लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक इंड्यूसमेंट डिमांड जोन था, ठीक है। अभी इतना स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर देखने के बाद में हमें क्या पता चला कि मार्केट में एक अप ट्रेंड जो है 50 मिनट का टाइम फ्रेम, एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। हायर हाई हायर लो बना रहा है। और अब अगर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम कंटिन्यू क्यों करें मार्केट में। हमें क्या पता कि मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, ठीक है ना। हायर हाई हायर लो क्यों बनते हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव होता है किसी ना किसी टाइम फ्रेम के साथ में। तो अगर 15 मिनट मार्केट में बुलिश है, तो इसका क्या टारगेट हो सकता है, मे बी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करना। क्योंकि अगर हम लोग इसको वनडे के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना, वनडे के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो वनडे के अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट बियरिश है, ठीक है ना। वनडे के अकॉर्डिंग मार्केट बियरिश है। तो हायर टाइम फ्रेम हमारा बियरिश है, लोअर टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है। तो लोअर टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, तो उसका टारगेट क्या हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना,
या उनके डिमांड सप्लाई जोन्स को मिटिगेशन, मतलब मार्केट मिटिगेशन के लिए जब आ रहा है तो उसका पर्पस क्या है? हाई टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना अपने, या अपने सप्लाई जोन को मिटिगेट करना। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो ये ट्रेंड ऊपर बुलिश आ रहा है, जो रिट्रेसमेंट मार्केट में आ रही है वन डे की, रिट्रेसमेंट क्या कर रही है, अपना एक खुद का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। वो अपने अंदर अपना खुद का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है जो कि बुलिश है। तो अब वो बुलिश जो स्ट्रक्चर है, मार्केट जो अब ट्रेंड क्रिएट कर रही है, क्या उनका कोई टारगेट है, क्या उनका कोई पर्पस है? अगर पर्पस है लिक्विडिटी ग्रैब करना, तो हम जो है लोअर टाइम फ्रेम को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो, ठीक है ना। तो हमने ये जो है अपना एनालिसिस किया, ठीक है। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में हायर टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट, ठीक है, हम इसको लगा लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट, इंटरनल इंड्यूसमेंट, राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से लगा लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे अकॉर्डिंग मार्केट जो अब बुलिश है उसका टारगेट क्या है? हायर टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करना। तो हमारे मन में क्या था कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्केट में अगर ग्रैब होगी, तो जो मार्केट में करंट स्ट्रक्चर है, जो 50 मिनट का जो ट्रेंड है वो अब ट्रेंड दिखा रहा है, तो उसका पर्पस है हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करना। इसलिए हम मार्केट में कंटिन्यूएशन के लिए देख रहे हैं कि मार्केट एक और हायर लो क्रिएट करे, ताकि जो उसका टारगेट है वो अचीव हो सके हायर टाइम फ्रेम का। तो अब जब मार्केट ने इस तरीके से ट्रेंड क्रिएट किया आपका, तो हमने जब आइडेंटिफाई किया कि ये भी हमारा इंड्यूसमेंट जोन है, ये भी इंड्यूसमेंट जोन है, ये भी इंड्यूसमेंट जोन है, क्योंकि लेफ्ट में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है सेलर के साथ में, तो वो जो डिमांड जोन वो बना के दिखा रहे हैं, वो इंड्यूसमेंट जोन बना के दिखा रहे हैं, ताकि लोगों को ट्रैप किया जा सके। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो एक काइंड का सपोर्ट जोन भी है। और इसमें हमें ये भी लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, प्रायर टू मिटिगेट इट्स ओरिजिनल जोन। अपने ओरिजिनल जोन को बिना मिटिगेट किए वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, जिससे सबको लगे कि मार्केट ट्रेंडी है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करें, अपने बाई के डिसीजन यहां से ले। बट हमें क्या पता है कि मार्केट ने एक तरह का इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट किया है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट करके दिखाई है कि जब थर्ड टच मार्केट करने के लिए आएगा, तो वहां पे कोई भी कंफर्मेशन हमें मिले, तो लोगों को वहां ट्रैप किया जा सके, कोई भी पैटर्न दिखा के, या कोई भी जो भी चीज हमने सीखी थी पहले पास्ट में। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ट्रेडिंग अगर हमें करनी है, तो रैंडमली हम कहीं से भी बाय और सेल नहीं कर सकते। हमें प्राइस की पूरी मोमेंट को समझना पड़ता है, ताकि हम अपने डिसीजन को ले पाए। अगर मार्केट हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा है, या लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले एक वो फाइंड आउट करो कि वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ठीक है ना। तब जाके अपने डिसीजन आप लोग बनाओ। तो अब हमारे अकॉर्डिंग अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, और हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल लिक्विडिटी उसको ग्रैब करना है, तो उनके पास कंटिन्यू करने के लिए फ्लिप जोन अवेलेबल है, ठीक है ना। और दूसरी बात, कि जब मार्केट ने अपना हायर लो क्रिएट किया, तो ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ना, मतलब कि इस हायर लो के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि मार्केट ने अपना दूसरा हायर लो क्रिएट ही नहीं किया। इट मींस कि इस हायर लो से लेके, और जो ये करंट में अपना हायर हाई लगा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला हम इधर लिख भी देते हैं कि ये जो हमारा हायर हाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस हायर लो से लेके, ठीक है, इस हायर लो से लेके इस हायर हाई तक मार्केट ने हमें जस्ट एक सिंगल लेग प्रोवाइड किया। ये एक सिंगल लेग है मार्केट में। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक सिंगल लेग है, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मार्केट में, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कहाँ है? उसका ओरिजिनल प्राइस मार्केट में यहाँ अवेलेबल है, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि वो अपने ओरिजिनल प्राइस से ऑलरेडी हाई में ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब कि जहां भी उसका ओरिजिनल प्राइस था, वो ऊपर प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में तो कोई बाय नहीं करता, सब लोग सोचते हैं कि मार्केट रीबैलेंस करे, ताकि हम सस्ते में मार्केट को खरीद पाए। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ये हमने डिसीजन लिए कि ओरिजिनल प्राइस मार्केट का इधर है, मार्केट अभी करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि सस्ते में उसको खरीदा जा सके, ठीक है ना। और हमारे पास कंटिन्यू करने के लिए ऑफ कोर्स जोन भी है, हमारे पास फ्लिप जोन अवेलेबल है, राइट। उसके बाद हमारे पास मार्केट में ओरिजिनल प्राइस भी अवेलेबल है, जहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड क्रिएट किया था। तो अब मार्केट ने क्या किया, एक सप्लाई को मिटिगेट किया। सप्लाई को मिटिगेट करने के बाद में, ठीक है, सप्लाई को मिटिगेट करने के बाद में मार्केट वहां से ड्रॉप हुई है।
तो जब वो ड्रॉप हुई तो उसने इंड्यूसमेंट लैग के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया सप्लाई से, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ उन्होंने सच में कोई इंटरनल ट्रेंड चेंज किया है या फ्लिप जोन का ब्रेकआउट किया है, जिससे हमें पता चले कि मार्केट अब रिट्रेस करने वाला है, मार्केट में रिट्रेसमेंट आ रही है और लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब की जा सकती है। तो इंड्यूसमेंट जोन से ट्रैप नहीं होना है, कंटिन्यूएशन से हमें कंटिन्यू करना है। तो ये मैंने सारी साइकोलॉजी यहाँ यूज की। यूज करने के बाद फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया अपना, इधर एक अपना सप्लाई जोन लगाया, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या था, एक सप्लाई जोन था, राइट। तो अब लोअर टाइम फ्रेम में जब हम इसको देख रहे हैं मार्केट को, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जब उन्होंने सप्लाई का ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, जब सप्लाई का ब्रेकआउट मार्केट से किया गया, तो यहां भी हमें एक फ्लिप जोन मार्केट ने प्रोवाइड करके दिया है, ठीक है ना। फ्लिप जोन, तो अब अगर ये फ्लिप जोन था और जब मार्केट ने उस फ्लिप पे टैप किया है, तो फ्लिप को टैप करने के बाद अनदर फ्लिप मार्केट ने हमें क्रिएट करके दी है, राइट। तो अब हमारे लिए ये क्या है, एक कंटिन्यूएशन जोन, जहां से हम मार्केट को कंटिन्यू कर सके। बट जब मार्केट ने इसका फ्लिप जोन बना के ब्रेकआउट किया, तो वो फेल हुआ किसको मिटिगेट करने में, अपने फ्लिप जोन को मिटिगेट करने में। इट मींस कि मार्केट अब क्या कर रहा है, अगेन वो इंड्यूसमेंट सप्लाई क्रिएट कर रहा है, अगेन वो लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट कर रहा है। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलती है अपने फ्लिप जोन पे, देन हम अपना यहां से सेलिंग का जो है डिसीजन बनाएंगे, रिट्रेसमेंट में हम मार्केट में जाएंगे। टारगेट क्या रहेगा मार्केट में, लिक्विडिटी को ग्रैब करना, कंटिन्यूएशन डिमांड को टैप करना, और कंटिन्यूएशन डिमांड पे टैप करने के बाद अगर हमें यहां से कोई बुलिश अपना साइन मिलता है, अगर हमें अपनी कोई कंफर्मेशन मिलती है, देन हम अगेन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मार्केट का टारगेट है इस हायर हाई का ब्रेकआउट और हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब करना, राइट। तो ये हमारे जो है मार्केट में इस तरीके से हमने जो है अपने टारगेट को डिसाइड किया, ऐसे हमने अपनी ट्रेड को प्लान किया। और इसको हम प्ले भी करके देख लेते हैं, जैसे कि उसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे उन्होंने किया। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जो है एक बार कर लेते हैं, ताकि सबको आसानी से समझ आ सके कि मार्केट कैसे रोल प्ले करता है और कैसे हमें अपना इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से अपना डिसीजन बनाना चाहिए, कैसे हमें स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, कैसे हमें अपना जो है मार्केट में हायर टाइम फ्रेम को देखना चाहिए, कैसे इनके टारगेट को देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए, तब जाके हम अपना डिसीजन मार्केट में ले सकते हैं। अदरवाइज हमें नहीं पता कि वो कहां से कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। पर्पज अगर समझेंगे तब हमें सारी बात समझ आएगी कि हम मार्केट को कहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पे वेट किया कि हमारे लिए सेलिंग का जो जोन है वही जोन है, अगर मार्केट उसको टैप नहीं करेगा तो हम अपने जो है सेलिंग के डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है ना। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, अगर पेशेंस आप लोग नहीं रखोगे, देन इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेड। बीच में फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी बाय करते हैं कभी सेल करते हैं, जिससे कि बार बार हमें लॉस ही देखना पड़ता है। और उसके बाद सीधी सी एक बात निकलती है कि वो ऊपर भी गया लेकिन हमारे स्टॉप लॉस लेके गया, वो नीचे भी आया बट हमारे स्टॉप लॉस लेके आया। तो एग्जैक्ट अगर आप लोगों को पता है कि मार्केट क्या चाहती है, वो क्यों किसी ट्रेंड को क्रिएट कर रही है, क्यों कोई टाइम फ्रेम अपना हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहे हैं, देन ही हम डिसीजन मार्केट में बना सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस में जो मैंने वीडियोस आपके लिए अपलोड की थी, एक्सटर्नल और इंटरनल की हमने की थी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स की हमने की है, फ्लिप के ऊपर मैंने काफी डिस्कशन किया है, प्राइस डिलीवरी के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। तो अगर आप सारी क्लासेस को कंबाइन करोगे, देन आप अपने सेटअप बना सकते हो, राइट। ओके, तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि मार्केट ने किया क्या, राइट। अभी जैसे कि इसको थोड़ा स्लो प्ले करते हैं, ओके। हम वेट कर रहे हैं किस चीज का, हम वेट कर रहे थे फ्लिप पे टैप करने का। बट मार्केट ने क्या किया, उसने जब वो गया ऊपर, बट उन्होंने फ्लिप को मिटिगेट किया ही नहीं है। पहले वो नीचे की तरफ गिरे हैं, एंड बाद में मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ कर रहा हूं, बाद में जो बुलिश कैंडल आई है, मतलब पहले ही सेलर को यहां से लोअर टाइम फ्रेम में चोक दिखा के उनको इंड्यूस किया, फिर स्टॉप लॉस को हंट किया। एंड देन हमने क्या किया, जैसे ही हमारे फ्लिप को उन्होंने मिटिगेट किया, वैसे ही हमने अपना यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाया। और टारगेट किस चीज का लिया कि मार्केट अब अपना लिक्विडिटी ग्रैब करे, अपने कंटिन्यूएशन डिमांड जोन को टैप करे और अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू करे, और जो उसका प्रोस्पेक्टिव है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको कंप्लीट करे, राइट। तो अभी इसको हम प्ले करके देख लेते हैं कि जो हमने ट्रेड लिया है, ठीक है, परफेक्टली हमारे अकॉर्डिंग वो मार्केट गया है या नहीं गया है, राइट। तो ये वो हमारा सेटअप था जो हमने लिया था सेलिंग का। उसके बाद जो है हमने ये इमेजेस थी, ठीक है,
उसके बाद हमने एग्जैक्ट जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई है और इस बियरिश कैंडल का जब हाई ब्रेकआउट किया गया एक डिमांड से, देन हमने अपना बाय का पोजीशन बनाया मार्केट में। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमने डिसीजन लिया था बाय का, राइट। तो अभी जो है इसको प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को देखा, कैसे उनके ऑब्जेक्टिव को समझा और कैसे मार्केट में ट्रेड किया और कैसे अपना टारगेट हमने अचीव किया। राइट, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ब्रदर, और जो है कंसेप्ट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, चौक के बेस पे, ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे, फ्लिप के बेस पे हम मार्केट को ट्रेड नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग इनका इंटेंशन नहीं समझेंगे, इनके जोन्स को नहीं समझेंगे, इनके इंटरेक्शन जोन को हम नहीं समझेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव को हम नहीं समझेंगे। जब तक ये चीज जो है बहुत मुश्किल रहेगी। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने काफी जानकारी दी है। अगर आप हर चीज को कंबाइन कर पाओगे, देन आप इजीली अपना डिसीजन ले सकते हो। अदरवाइज ब्रदर, बिना नॉलेज के डिसीजन मत लो, बार बार लॉस होता है, और जिससे कि हमारा मेंटल हेल्थ भी बार बार खराब हो रहा है उससे, और किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेहनत करोगे, इस वीडियोस को अच्छे से देखोगे, और ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, यहाँ समझने की कोशिश करोगे कि कैसे हमने मार्केट में हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने कैसे अपना इधर डिसीजन बनाया। ओके, थैंक यू।